गीला लैंड नहीं है वेटलैंड गीला लैंड। ज्यादा टाइम हो गया क्लास लगाए। वेटलैंड्स, तो लास्ट टाइम हमने वेटलैंड के बारे में पढ़ा था। वेटलैंड मींस एक ऐसा एरिया जो कि मार्शी है। मार्शी मतलब थोड़ा सा जहाँ पे ग्रासेस बहुत ज्यादा है, साथ साथ में पानी बहुत ज्यादा है। सो दलदली क्षेत्र, यहाँ पे पानी रुका हुआ भी हो सकता है या फिर पानी चलता हुआ भी हो सकता है। दिस शुड बी स्टैग्नेंट और फ्लोइंग वाटर। सो ये पानी रुका हुआ भी हो सकता है या फिर स्टैग्नेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, बुरा नहीं मानना अब इस चीज पे, मजाक कर रहे हैं आप खुद ही और मैं आप ही के मजाक को दोहरा रहा हूँ, है ना। उसके बाद ये जो एरिया है ये पिटलैंड भी हो सकता है या फिर फेन भी हो सकता है, या पीटलैंड मैंने आपको लगाया था, राइट। सो ये पीटलैंड भी हो सकता है और ये एक फेन भी हो सकता है। फेन का मतलब क्या था? फ्रिक्वेंटली फ्लडेड एरिया, जहां पे बार बार पानी का बहाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे पानी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सो ये मार्शी एरिया है, स्टैग्नेंट है और साथ साथ में फ्लोइंग वाटर है। पीटलैंड है, फेन है, जहां पे ज्यादातर आपको पानी का बहाव देखने को मिलेगा। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी। हाँ, एक टाइप से, हाँ, मतलब वही वेजिटेशन जो पानी के नीचे डूबी हुई है। सो मतलब फ्रिक्वेंटली ये फ्लडेड रहता है। ज्यादातर यहाँ पे आपको फ्लडेड या फिर पानी से भरा हुआ क्षेत्र देखने को मिलेगा। फेन के बाद क्या था? ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कोई वेटलैंड, या फिर ये मैन मेड भी हो सकता है, मतलब कोई नेचुरल लेक भी हो सकती है, कोई डैम जो है वो भी आपका वेटलैंड हो सकता है। उसके अलावा क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मैन मेड और नेचुरल। साथ साथ में एक और है, दैट इज ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट जहाँ पे पानी हमेशा अवेलेबल रहेगा, और दूसरा टेम्परेरी में जहाँ पे बरसाती पानी आएगा। सीजनल भी हो सकता है, टेम्परेरी, और ये परमानेंट भी हो सकता है। तो वेटलैंड के बारे में हमने लिखा था कि ये मार्शी स्टैग्नेंट एरिया, सॉरी, मार्शी लैंड वेयर वाटर इज स्टैग्नेंट फ्लोइंग, या तो ये पीटलैंड हो सकता है, फेन हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, या टेम्परेरी भी हो सकता है। सो ये हमने वेटलैंड के बारे में लिखा था। आगे अब ये पानी जो है परमानेंट है चाहे टेम्परेरी है, ये पानी फ्रेश वाटर भी हो सकता है या फिर ब्रैकिश भी हो सकता है। सो ये पानी फ्रेश वाटर या फिर ब्रैकिश दोनों प्रकार का हो सकता है। मतलब इसमें हर जगह पे एक ऑप्शन है, परमानेंट है तो टेम्परेरी भी है, मार्शी है तो साथ साथ में ये पीटलैंड या फेन भी हो सकता है, या फिर ये ग्राउंड वाटर से भी बना हो सकता है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर से ही, मतलब भूजल से बना हुआ क्षेत्र भी हो सकता है ये। ऑल्सो ये रिवर से भी बना हो सकता है, राइस फील्ड से भी बन सकता है, या फिर साथ साथ में किसी कोस्टल एरिया के कारण भी बना हो सकता है। कोस्टल एरिया में शर्त क्या है कि गहराई जो है वो 6 मीटर तक एक्सटेंड करनी चाहिए। कितना? 6 मीटर तक। तो वेटलैंड दो प्रकार के हैं, एक है कोस्टल, एक है इनलैंड। सो नेक्स्ट है आपके पास वेटलैंड के टाइप्स। एक क्या होगा आपके पास? इनलैंड, मतलब जो कि आपकी जमीन के अंदर ही या फिर भूमि के अंदर ही आता है, राइट। दूसरा है कोस्टल, जो कि समंदर के कोस्ट के साथ या समंदर के तट के साथ बनता है। तो इनलैंड एंड दूसरा है आपके पास कोस्टल। हाँ, जैसर क्रीक है, फिर आपके पास जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है, उसके एग्जाम्पल लिखेंगे आज हम। कोस्टल और इनलैंड में, और देखिए कोस्टल एंड इनलैंड दोनों ही नेचुरल हो सकते हैं। इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप प्लीज इसका फ्लो चार्ट बना लो, लास्ट टाइम नहीं बनाया था। ये दोनों नेचुरल हो सकते हैं, इनलैंड भी कोस्टल भी। अब कोस्टल जो है ये मैन मेड भी हो सकता है। कैसे? बिल्कुल,
इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट पैन्स। फॉर एग्जाम्पल समंदर के पानी को रोका जाता है, क्यों रोका जाता है? ताकि सॉल्ट बनाया जा सके। और जिस एरिया में पानी को रोक के रखा है उसको इवेपोरेट किया जा रहा है, सो उसको हम कहेंगे सॉल्ट पैन। तो सॉल्ट पैन में जो आपका एक टाइप से रुका हुआ पानी है सॉल्ट बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे कि दिस इज इनलैंड, सॉरी गलत नहीं लिख दिया हमने, सॉल्ट पैन परे आएगा। एक मिनट, सारा डिलीट हो जाएगा ऐसे तो। यहां पे आएगा आपके पास कोस्टल में मैनमेड इज सॉल्ट पैन, जहां पे समंदर के पानी को किसी स्पेसिफिक एरिया में रोका जा रहा है और इसी पानी को इवेपोरेट करवाया जा रहा है। जैसे कि जितना भी आपका टाटा सॉल्ट बन रहा है, जितने भी प्रकार के सॉल्ट बन रहे हैं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बन रहे हैं, जहां पे पानी को रोका जाता है। पानी को रोकने के बाद फिर उसको बार बार वो प्योरीफाई करते हैं, क्लींस करते हैं, फिर उसको इवेपोरेट करते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको व्हाइट देखने को मिलेगा एरिया, तो पूरा का पूरा वहां पे सॉल्ट पैन्स बना रखे हैं। सो ये सॉल्ट पैन के लिए हो सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको लिखवाया था बहुत ही लॉन्ग टर्म में एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर जहां पे आप मछलियां तो साथ साथ में उत्पादन कर ही रहे हैं, मछलियों का तो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप वहां पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स आपके समंदर के नीचे मिलते हैं उन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स को भी यहाँ पे उगाया जाता है। सो ये एक टाइप से कोस्टल इकोसिस्टम में जो आपका वेटलैंड है वहां पे सॉल्ट पैन भी हो सकता है, एक्वाकल्चर भी हो सकता है, राइट। सो एक्वाकल्चर आपको प्रॉपरली वहां पे करवाया गया था। ऑल्सो लास्ट है आपके पास कोस्टल में पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स मतलब राइस फील्ड्स, जहां पे धान को उगाया जाता है, तो वो भी एक वेटलैंड का ही पार्ट है। सो हाँ, दोनों में हो सकता है, दोनों में सेम रहेगा पैडी फील्ड, पर कोस्टल एरिया में ज्यादा आपका जो है राइस उगाया जाता है। अब नेचुरल यहाँ पे कौन सा होगा? इनलैंड में सबसे पहले क्या आएगा? डैम्स, है ना, जिसको आप कहते हैं कि सॉरी मैन मेड लेक्स आप बनाते हैं। अगेन यहाँ पे भी पैडी फील्ड लिखिए, पैडी फील्ड्स। हाँ, इंलैंड में मैनमेड डैम है, ये लिख रहे हैं मैनमेड जो है दैट इज डैम। मैं यहाँ पे मैनमेड लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास सॉल्ट पैन है, क्योंकि ये एक टाइप से कमर्शियल एक्टिविटी, ये भी कमर्शियल एक्टिविटी है, ये भी कमर्शियल एक्टिविटी है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, आगे बेचनी है। यहाँ पे भी मैनमेड है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट पैन बना रखा है, सॉल्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, उसी सॉल्ट को आगे बेचा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपके पास पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स या फिर एनी टाइप ऑफ मैन मेड पोंड, लेक, या फिर एक और लिख सकते हैं आप, हाँ कोई भी प्रकार का रेजर्वोयर। हाँ, रेजर्वोयर लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है, रेजर्वोयर पर डैम में आ जाएगा। पोंड, लेक, और क्या कहते हैं उसको, जलप्रपात को क्या कहते हैं? वाटरफॉल। मैनमेड भी होते हैं वाटरफॉल्स, लेक्स भी एंड पॉन्ड्स भी। तो ऐसी किसी भी प्रकार का अगर कोई पॉन्ड है, लेक है, वाटरफॉल है, तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज इनलैंड वेटलैंड और ये कोस्टल वेटलैंड। मतलब नेचुरल तो दोनों ही होते हैं, बट मैनमेड हमने स्पेशली लिखा कि आपको एग्जांपल्स याद रहे आगे के लिए। फिर क्या लिखा था आपने? इंपॉर्टेंस ऑफ दी वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वेटलैंड्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, या वेटलैंड्स को बनाया क्यों जाता है, वेटलैंड्स का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। सबसे पहला, वेटलैंड जो है ये एक बहुत बड़े बायोडाइवर्सिटी को अपने साथ अकोमोडेट करता है। बायोडाइवर्सिटी में आपके फ्लोरा, फाउना सब आता है, आपके जीव जंतु, वनस्पति सारी की सारी जो है इसके अराउंड रहती है। ऑल्सो वेटलैंड जो है, यहाँ पे नेचुरल लेक है, तो यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। वेटलैंड के नियर बाई बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो लोग माइग्रेटरी बर्ड्स देखने के लिए भी आते हैं। ज्यादातर जितने भी आप कह सकते हैं शरणार्थी पक्षी भारत में आते हैं, जैसे कि पोंग डैम पे बहुत सारे साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। ऑल्सो वेटलैंड जो है यहाँ पे रिक्रिएशन भी की जाती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब क्या है? कुछ एक एडवेंचर एक्टिविटीज है ना। आजकल क्या है कि स्कूबा डाइविंग है आपके, फिर वहां पे आपको कायाकिंग करवाई जाती है, बोट्स की रेस होती है उसको कायाकिंग कहते हैं। फिर डैम्स में बहुत सारे नीचे जो है मेटल्स को भी ढूंढने के लिए लोग जाते हैं। ऑल्सो रिक्रिएशन इस तरह भी है कि आप काफी ज्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वेटलैंड बहुत प्रकार की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें लिखा था आपने, इंडिया के पास लगभग 66,000
जिसको मैंने 75,000 लिखवा दिया था आपको, वेटलैंड्स हैं, मतलब छोटे बड़े लगभग 75,000 आपके पास वेटलैंड्स हैं, चाहे वो इनलैंड है, चाहे वो कोस्टल है, चाहे वो मुख्य भूमि भारत में पड़ते हैं, चाहे वो आपके तटीय क्षेत्र में पड़ते हैं, तो लगभग 75,000 के अराउंड आपके पास छोटे छोटे झील, पौंड, वाटरफॉल्स, इन सबको ऐड करके 75,000 बनते हैं। ऑल्सो ये डिफरेंट टाइप की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। आपने देखा था इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा था कि जो इनलैंड वेटलैंड्स है उनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपके कोस्टल वेटलैंड से ज्यादा है ना, क्योंकि इनलैंड अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लेक्स है, बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि ये वेटलैंड्स है। वेटलैंड का आपने फिर एक फ्लो चार्ट बनाया था जहां पे आपने देखा कि वेटलैंड कौन कौन सी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो पानी मिलता है, पहली बात तो पानी का सोर्स है, दूसरा फूड सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स का रेगुलेशन है, सॉइल को ये दोबारा रिचार्ज करता है, नेचुरल हजार्ड को रोक सकता है एज अ बफर, है ना। कौन सा बफर के लिए क्या बोला था हमने? बफर के लिए आपको लिखा हुआ था मैंने, बफर जोन नहीं, राइपेरियन बफर, हाँ राइपेरियन बफर। तो ये राइपेरियन बफर का भी काम करते हैं। ऑल्सो बहुत सारे लोगों को ये लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन आजीविका के लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें पहला आपने लिखा था फूड की फॉर्म में था राइस या फिश, यहाँ से ज्यादातर जो है आप यहाँ से प्रोडक्शन कर सकते हैं। पानी जो कि हेल्प करता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में। फाइबर मिलता है आपको, टिम्बर मिलता है, मतलब फर्नीचर के लिए भी यहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलती हैं। ये फ्लड, साइक्लोन, सुनामी इन सबको स्लो डाउन कर सकता है। कुछ एक मतलब इसकी जो चाहे हवाएं हैं, लहरें हैं पानी की, या फिर आप कह सकते हो जो बवनें चलती हैं बहुत ज्यादा फास्ट, या फिर जो इरोजन होता है उसको भी ये रोक सकता है। ऑल्सो हमने मैंग्रोव के बारे में देखा था, और ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करता है, राइपेरियन बफर का काम करता है। ये सारे रिपीट किए हैं हमने। और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी लोग इसे यूज करते हैं, है ना। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, कुंभ चल रहा है। कुंभ के नियर बाय जितना भी प्रयाग क्षेत्र है वहां पे आप देखेंगे त्रिवेणी संगम है ना, संगम जिसे प्रयागराज कहते हैं। दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी? दो मिलती है, तीन मिलती है? तीन मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती तो गायब है ना, क्योंकि उसको रिवर कैप्चर एक आपका फॉर्मूला आता है, रिवर कैप्चर। जब आप ड्रेनेज सिस्टम बढ़ते हैं तो वहां पे एक रिवर कैप्चर जो है वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो रिवर कैप्चर से जो है यमुना धीरे धीरे सूखती गई है। फिर अब हम क्या करते हैं, रिवर जब कैप्चर करने का मतलब क्या है कि नदी जो है अपना एरिया छोड़ रही है, क्योंकि लोगों ने उसको चारों तरफ से कैप्चर कर रखा है। लोग उसमें ड्रिलिंग कर रहे हैं, लोग वहां से माइनिंग कर रहे हैं, नदी थोड़े टाइम बाद सूख जाती है, नदी जो डाई करना शुरू कर देती है। फिर उस नदी को दोबारा कैसे वापस कर सकते हैं? रिवर रेजुविनेशन, है ना। जैसे कि हम गंगा के लिए रिवर रेजुविनेशन प्रोग्राम चला रखा है जिसको बोलते हैं नमामि गंगे। ₹12,000 करोड़ का बजट है, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है कि रिवर गंगा जो है टॉप 5 जो आपकी डाइंग रिवर्स है उसमें से एक मानी जाती है। पर रिवर गंगा के ऊपर बहुत सारी, मतलब आप देखेंगे कि यूपी का पॉपुलेशन 25 करोड़, बिहार का पॉपुलेशन 20 करोड़, है ना। लगभग इंडिया की हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन को ये अपना रिसोर्स प्रोवाइड करती है। मतलब बांग्लादेश या आसाम तक अगर आप देखें तो लगभग 75 करोड़ तक के जो लोग हैं उसी नदी के ऊपर निर्भर हैं। साथ साथ में यमुना भी है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट के इसलिए प्रोग्राम चल रहे हैं, अदरवाइज ये पूरा का पूरा एरिया जो होगा ड्राई एरिया हो जाएगा और यहाँ पे पानी की किल्लत हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट अब इन नदियों के ऊपर ज्यादा डैम नहीं बना सकती, क्योंकि पहले ही पानी की कमी है और प्रदूषित है। तो गवर्नमेंट उसमें ट्राई क्या करती है कि जितनी भी आपके अपर जो, अब मैं दोबारा यूज करूंगा, दैट इज अपर राइपेरियन स्टेट। अपर राइपेरियन स्टेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज बिहार। तो बिहार के ऊपर का जो एरिया है दैट इज, कौन सा एरिया आता है बिहार के ऊपर? मैप याद करो, सोचो। बिहार के ऊपर क्या आता है? नेपाल आता है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। सो बिहार के ऊपर आता है नेपाल, और नेपाल क्या है? हिमालयन स्टेट पड़ता है, एक टाइप से हिमालयन कंट्री। अब यहाँ से बहुत सारी नदियां बहती हैं। अब ये नदियां जो नीचे आके, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है, निचला क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड क्रिएट कर देती है ना। सोरो बिहार, क्या नाम है उसका नदी? कोसी, है ना। सोरो बंगाल,
दामोदर, है ना। तो ये वहां का शोक मानी जाती है क्योंकि ये नदी इतनी ज्यादा उफान में आती है कि नीचे आके पूरे के पूरे एरिया को फ्लडेड कर देती है। तो अब लो लाइंग एरिया को बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी अपर राइपेरियन स्टेट है यहाँ की नदियों को या तो आप डैम बना दीजिए या तो इस पानी को नहरों के थ्रू लेके आइए, क्योंकि ये हिमालयन रिवर है, स्लो नहीं चलेगी, नहर वगैरह सब तोड़ देगी। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डैम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो अपर राइपेरियन स्टेट है इसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने स्टेट को बचाना है। तो अरुण फर्स्ट, अरुण सेकंड एंड अरुण 3, इसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था पार्लियामेंट में कि ये स्टेट जो है अपर राइपेरियन स्टेट नेपाल, दिस इज कम्युनिस्ट, है ना, कम्युनिस्ट विचारधारा, क्योंकि ये प्रो चाइना है और आप यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं चाइना को ही हेल्प कर रहे हैं आपके ऊपर वो इन्वेड करे। बट गवर्नमेंट का अरुण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसीलिए क्योंकि बिहार और यूपी में इलेक्ट्रिसिटी की कमी बहुत है, दूसरा गर्मियों के टाइम पे पानी की कमी है। तो अब क्या करेंगे, जब आपको पानी चाहिए होगा, क्योंकि आपने ही डैम बनाया है तो उसके ऊपर लगभग 90% आपका हिस्सा है ना। इस इलेक्ट्रिसिटी को नेपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ बेचे, पर पानी आपका है। सो उन्होंने सीधा इसके ऊपर अपना एक डायलॉग किया, उन्होंने कहा कि पानी हमारे अकॉर्डिंग छोड़ा जाएगा या रखा जाएगा, बट इलेक्ट्रिसिटी आप किसी को बेच सकते हैं, बट 50% जितनी इलेक्ट्रिसिटी को इंडिया को जाएगी, 50% आप चाहे बांग्लादेश को दे, चाइना को दे या अपने आप यूज करें। सो इसलिए ये चीजें की जाती है। तो उसी तरह आपके जो ये वेटलैंड्स हैं ये राइपेरियन बफर का काम करते हैं, आपको हेल्प करते हैं आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में। सो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसे ही ये टूरिज्म के लिए यूज किया जाता है, रिक्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। अब आप देखते होंगे आजकल नया सिस्टम चला है जहाँ पे एक बोट होती है, बोट के साथ में आपके साथ पैराग्लाइडर को बांध दिया जाता है, बोट आगे लेके जा रही है, पैराग्लाइडर आपको उड़ा रहा है, आप पानी के ऊपर गिरेंगे भी तो पानी में गिरेंगे, तो वो भी आजकल नई एक्टिविटी चल पड़ी है ना। तो ये सब चीजें की जा रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बहुत सारे स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये डैम खाली पड़े हैं, है ना, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, शिकारा चला सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खाली उसका कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओनली आपका जो गोविंद सागर डैम है ना, गोविंद सागर डैम जो कि भाखड़ा के ऊपर बनाया गया है, गोविंद सागर लेक, सॉरी, गोविंद सागर जो लेक है ये एशिया की सबसे बड़ी लेक है, जहाँ पे एशिया में नंबर 1 पे आती है, जहाँ पे बहुत सारी फिशेस की ब्रीडिंग की जाती है ना। तो एशिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे फिश ब्रीडिंग की जाती है, तो फिशेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, बहुत सारी लाइवलीहुड की एक्टिविटीज यहाँ पे की जा सकती है। नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी, पैडी फील्ड चाहे किसी भी एरिया में हो, सारी के सारी इसमें इंक्लूड होंगी। नेचुरल एग्जाम्पल नेम्स, नेचुरल एग्जाम्पल नहीं दिए इसमें। पैडी फील्ड, नेचुरल एग्जाम्पल, डैम, जितने भी डैम है डैम के साथ हमेशा लेक होती है। सोल्ट पैन, एक्वाकल्चर, चाहे मछलियों को उगाएं, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल 2 प्रकार की मछलियां होती है, एक होती है ईटिंग फिश, होती है नॉन ईटिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो आप घर पे एक्वेरियम में रखते हैं उनको भी उगाया जा सकता है, मतलब उनकी ब्रीडिंग की जा सकती है। जो खाई जाती है उनको भी उगाया जा सकता है, फाइटोप्लैंक्टन। फिर जो ये दूसरे होते हैं शेल की भी आजकल जो है ग्रो की जाती है, जैसे जिसको शंख वगैरह कहते हैं, तो हाँ उन सब चीजों को भी। और एक कौन सा होता है, एक मोतियों की पर्ल फार्मिंग जिस, है ना, पर्ल ज्यादातर जापान ग्रो करता है। ऑयस्टर होता है, ऑयस्टर, हाँ ऑयस्टर होता है ना, ऑयस्टर की फार्मिंग की जाती है साउथ में, तमिलनाडु और केरला टॉप पे हैं जो कि ऑयस्टर की खेती करते हैं। ऑयस्टर को काटते हैं, उसके अंदर से मोती निकलते हैं, तो वो पर्ल फार्मिंग की जाती है ये। सो वो भी एक्वाकल्चर का ही पार्ट है और बहुत महंगे बिकते हैं ये। फिर हमने देखा कि किसी भी एरिया को अगर आपने दर्जा देना है, फॉर एग्जांपल आपने पहले पढ़ लिया वेटलैंड, अब वेटलैंड जो है इनको टाइटल दिया जाता है रामसर का। रामसर क्या है, एक कन्वेंशन है और ईरान की एक सिटी है। रामसर जगह का नाम है ना, और यहाँ पे कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन क्यों हुआ, ताकि आप वेटलैंड्स को प्रिजर्व करके रखें। सो हम चाहते थे कि ये जो वेटलैंड्स है उनकी प्रिजर्वेशन हो या फिर इनको प्रोटेक्टेड रखा जाए। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमने एक कन्वेंशन किया, एक सम्मेलन किया जिसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। रामसर जो है ईरान की एक सिटी है, कन्वेंशन हुआ 1971 में, और ये
2 फरवरी को हमेशा हर साल क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। सो ये इसकी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है। तो इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिया सब कुछ, पर इससे पहले वेटलैंड से पहले किसी भी एरिया को या किसी भी लेक को या किसी भी ऐसे मार्शी लैंड को आप रामसर साइट कब कहेंगे, जब आप 9 क्राइटेरियाज को कंप्लीट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर लेक है, कोई भी अगर नेचुरल पॉन्ड है, चाहे आर्टिफिशियल पॉन्ड है, उसको आप रामसर साइट तभी कहेंगे जब ये 9 क्राइटेरिया को पूरा करेगी। पहला क्राइटेरिया पढ़िए, इसको पहले क्राइटेरिया में लिखा था कि ये यूनिक और रेयर होना चाहिए। चाहे ये आर्टिफिशियल वेटलैंड हो, चाहे ये आपका नेचुरल वेटलैंड हो, ये यूनिक और रेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा बहुत जगह पे नहीं देखा जाता, आमतौर पर जो नहीं देखा जाता। फॉर एग्जांपल छोटे मोटे तालाब आप हर जगह देखते हैं, बट ये एक यूनिक और रेयर होना चाहिए। सो फर्स्ट इज इट शुड बी यूनिक एंड रेयर। ये मतलब नहीं है कि ये यूनिक रेयर है तो उसके लिए हमेशा ये नेचुरल हो, डिपेंड करता है। ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है ना। दोनों तरीकों से ये होना चाहिए, बट दिस शुड बी यूनिक एंड रेयर। दूसरा, यहाँ पे ये सपोर्ट करे वनरेबल स्पीसीज को, एंडेंजर्ड स्पीसीज को और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को। वनरेबल भी चलेगा, यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज भी चलेंगी और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज भी चलेंगी। तो ये ऐसी स्पीसीज को वहां पे सपोर्ट करता हूं, उनको ये एक टाइप से लाइफ सपोर्ट देता हो। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं उनको ये सपोर्ट करे, एक बड़ी बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे ये सपोर्ट करे। तो सिंपल, इसको एक बड़ी बायोडाइवर्सिटी मतलब एक बड़ी जैव विविधता को सपोर्ट करना है। मतलब मल्टीपल टाइप के यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना को ये सपोर्ट करना चाहिए। तब आप इस एरिया को कह सकते हैं कि दिस इज अ रामसर साइट। ऐसे रामसर का दर्जा हर किसी नदी नाले को या किसी फील्ड को नहीं दिया जाता। फोर्थ पॉइंट, है इट शुड सपोर्ट प्लांट्स एंड एनिमल पॉपुलेशन ड्यूरिंग क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल एंड प्रोवाइड रिफ्यूज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। तो जितने भी आपके पास पॉपुलेशन है फ्लोरा एंड फाउना की, पहले मैंने लिखा कि बहुत सारी फ्लोरा फाउना होनी चाहिए, पर साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना कि जितनी भी पॉपुलेशन है फ्लोरा एंड फाउना की, इसने जब भी फ्लोरा या फाउना का कोई क्रिटिकल स्टेज आता है ना, कोई ऐसा स्टेज आता है जहां पे ये एंड हो सकती है, तो उसके लिए क्रिटिकल स्टेज पे ये इसको लाइफ सपोर्ट करना चाहिए। क्रिटिकल स्टेजेस पे लाइफ सपोर्ट। ऑल्सो जितनी भी आपकी डिफरेंट टाइप की माइग्रेटरी स्पीसीज है, उन माइग्रेटरी स्पीसीज को एडवर्स कंडीशंस में माइग्रेटरी स्पीशीज शुड बी सपोर्टेड इन एडवर्स कंडीशंस। तो जब इनका बुरा वक्त चल रहा है या एडवर्स कंडीशन चल रही है, अगर परिस्थितियां सही नहीं है, तो उस टाइम पे इसको इन माइग्रेटरी बर्ड्स को भी यहाँ पे सपोर्ट करना है। तब आप कह सकते हैं कि दिस इज अ वेटलैंड। वेटलैंड का दर्जा ऐसे नहीं दिया जाएगा, या रामसर साइट का, वेटलैंड तो है ही है बट रामसर साइट का दर्जा ऐसे नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में, ये लिखना पड़ता है आपको। इसको क्या करना है, सोर्स ऑफ फूड देना है, राइट। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड प्लस स्पॉनिंग ग्राउंड। सो यहाँ पे फूड रिसोर्सेज होने चाहिए, इसको एक फूड रिसोर्स की तरह काम करना है, ताकि जितनी भी यहाँ पे स्पीसीज रह रही है उनको यहाँ पे आहार की, भोजन की जो संसाधन है उनकी कमी ना हो। प्लस स्पॉनिंग ग्राउंड इसको प्रोवाइड करना है। स्पॉनिंग मीन्स एग लेइंग ग्राउंड, या फिर जैसे आप कहते हैं नेस्टिंग ग्राउंड, ताकि स्पीसीज यहाँ पे अपनी जितनी भी ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं उनको कंजर्व करके रखे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुर्गी अंडे देके गई और वहां से अंडे गायब हो जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं जिनके अंडे यहाँ से गायब हो जा रहे हैं, तो ये एरिया से फिर वो माइग्रेट कर जाएंगे। माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वहां पे बायोडाइवर्सिटी डाउन चली जाएगी, और जैसे बायोडाइवर्सिटी डाउन जाएगी, इससे रामसर साइट का एक जो दर्जा या फिर स्टेटस या टाइटल जो दिया जाता है वो वापिस ले लिया जाएगा। आगे रेगुलरली इसको 20,000 या उससे ज्यादा जितने भी पक्षी हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करना है। 20,000 प्लस जो आपके बर्ड्स हैं उनकी स्पीसीज यहाँ पे होनी चाहिए।
हाँ, फ्लोरा फाउना भी, और साथ साथ में आपके पास बर्ड्स भी होना चाहिए। तो 20,000 से ज्यादा प्रजातियां होनी चाहिए। 20,000 बहुत बड़ा नंबर है। कितने हो गए? 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट कौन सा है? Regularly sport 1% of the individuals in a population of one species। तो अगर कोई एक स्पीसीज की पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो उसका लगभग मिनिमम 1% तो यहाँ पे प्रेजेंट होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, मान लीजिए इस एरिया में टाइगर्स हैं, है ना, तो टाइगर की पॉपुलेशन जो है उसका 1% तो यहाँ पे पाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी टाइगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग आपको इतनी तो स्पीसीज देखनी पड़ेगी, जितनी भी पॉपुलेशन है स्पीसीज की। नेक्स्ट, यहाँ पे इंडिजिनस फिशेज होनी चाहिए, है ना, स्वदेशी जो फिशेज हैं उसको ये सपोर्ट करे। तो इंडिजिनस फिशेज की जो वैरायटी है उनको इसने सपोर्ट करना चाहिए। अब है लास्ट पॉइंट। लास्ट क्या था? वेटलैंड बेस्ड एनिमल स्पीसीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस वेटलैंड के हिसाब से जितनी यहाँ की नेचुरल जो आपकी स्पीसीज हैं वो यहाँ पे पाई जानी चाहिए। सो वेटलैंड के हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल, हाँ हेमिस का एग्जांपल दिया था इसमें। फॉर एग्जांपल कोई भी वेटलैंड है, वहां के एरिया में कुछ ना कुछ वहां की नेचुरल स्पीसीज होती है ना। पंजाब का स्टेट एनिमल क्या है? एनिमल ब्लैक बर्ड सर। ब्लैक बर्ड, है ना, काला हिरण, है ना। अब मान लीजिए आपकी कांजली कोई वेटलैंड क्षेत्र है ना, या फिर रोपड़ है, उस एरिया में मान लीजिए ये आपका ब्लैक बग पाया जाता है। तो लास्ट ये कह रहा है कि उस वेटलैंड के नियर बाय जितने भी वेटलैंड बेस्ड एनिमल हैं, मतलब उस वेटलैंड के आधार पर वहां पे जितने भी एनिमल पाए जाते हैं नेचुरली, वो यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि आपने वेटलैंड बना रखा है, उसको रामसर साइड का आपने दर्जा दे दिया, बट वहां पे जो नेचुरली पाया जाता है वही नहीं मिल रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं हो कि साइबेरियन क्रेनी आपको देखने को मिले, आपको यहाँ पे माइना, यहाँ पे आपको स्पैरो देखने को ना मिले, क्रो देखने को ना मिले, तो अदरवाइज फिर आपका ये वेटलैंड का जो दर्जा है वो भी छीन लिया जा सकता है। सो ये 9 क्राइटेरिया है जो कि इसको फुलफिल करने हैं, अदरवाइज रामसर साइट का इसको दर्जा नहीं दिया जाएगा। फिर आपने कुछ एक कंट्रीज के नाम लिखे थे जहां पे ज्यादा वेटलैंड पाए जाते हैं, कुछ एक फैक्ट थे, है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट आपका पार्ट। थोड़ा सा रुकना, नेक्स्ट में ट्राई करूंगा जब ये आपका वेटलैंड खत्म हो जाएगा, फिर आपके बायोम्स स्टार्ट होंगे। बायोम्स में थोड़ा अलग से स्टार्ट करूंगा। आप फिर इसके बाद आपकी जो है अभी तक जितनी पीपीटी बनती है ना, वो पीपीटी में सारी बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आगे आगे चलते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, फिर वो आपके पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत जिज्ञासा है पिक्चर्स देखने की कि कैसा वेटलैंड होता है, क्या होता है ना। सो पिक्चर्स बाद में फिर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अभी मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग क्या था। सो वेटलैंड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और 9 क्राइटेरियाज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रामसर साइट क्या है। अब अभी लिखिए इंडिया के बारे में कुछ एक फैक्ट। अब लिखिए एज ऑफ नाउ, ऐसे लिखिए एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ ब्रैकेट में दिसंबर 2024 के हिसाब से, एज ऑफ नाउ 2024 द रामसर साइट्स tally Ramsar sites tally has been increased to 85, which was earlier 80। आगे लिखिए
recently added Ramsar sites in India. Recently added Ramsar sites in India. Recently added रामसर साइट्स इन इंडिया। तो रिसेंट जो है उनको याद रखना है आपने, 85 के 85 आपसे नहीं पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि 85 नंबर को याद करना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा अगर अतरंगी सवाल आएगा तो उससे आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहली कौन सी थी, है ना, चिलिका लेक, तो ये पूछ सकते हैं, या सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुई उनके बारे में पूछते हैं, कहाँ पे है, कौन से नेशनल पार्क के साथ में है, तो ये सब चीजें इसमें पूछी जा सकती है। 85 की 85 नहीं याद करनी है, या फिर किस स्टेट में सबसे ज्यादा है ये पूछ सकते हैं, है ना, तमिलनाडु, ये आपसे पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे, सबसे पहली कौन सी है, सबसे रिसेंट कौन सी, ये पूछेंगे। 85 नहीं पूछनी है आपसे। फर्स्ट लिखिए आप, फर्स्ट लिखिए तबाज रिजर्वायर। आप 3 लिखिए फिलहाल इसमें, दिसंबर के हिसाब से आपको ज्यादा नहीं याद करने। 3 एक है तवा मध्य प्रदेश, तवा मध्य प्रदेश, एक रिजर्वायर है, वैसे मतलब एक टाइप से डैम है ये। इसमें लिखिए इट इज फॉर्म्ड बाय डैमिंग, formed by damming Tawa river, formed by damming Tawa river. It is a significant wintering जो लिखा है, it is a significant winter ground for many migratory birds। तो ये तवा एक नदी है यहाँ पे, उसको डैम करके बनाया गया, मतलब उसको रोककर, उसके पानी को रोककर इसको बनाया गया है तवा डैम को। ये एक विंटर ग्राउंड है, मतलब इस एरिया में बहुत सारे जो माइग्रेटरी पक्षी है, शरणार्थी पक्षी जो है यहाँ पे आकर अपना सर्वाइवल करते हैं विंटर के समय पे। दिस रिजर्वायर प्रोवाइड्स इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। दिस रिजर्वायर प्रोवाइड्स इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। irrigation and drinking water to local fisheries and agricultural activities। So इस डैम का पानी ज्यादातर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज किया जाता है लोकल कम्युनिटी के द्वारा, और दूसरा यहाँ से फिशेस की भी पॉपुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, मतलब मछली पालन के लिए और खेती के लिए, कृषि के लिए यहाँ से पानी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है काजू वैली सेंचुरी तमिलनाडु। इसको हटा दे, लिख लिया आपने? ऑनलाइन स्टूडेंट लिख रहे हैं, सर कैन यू प्रोवाइड द होल लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स एज पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ में डाल दूंगा मैं, कोई बड़ा काम नहीं है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है काजू वैली सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में, काजू वैली सेंचुरी तमिलनाडु। इट इज सिचुएटेड नियर कोरोमंडल कोस्ट। कहां पे है कोरोमंडल कोस्ट? कहां से कहां तक फैली हुई है? मालाबार कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है ना, स्टेट पूछते हैं कई बार कहां से कहां तक फैली हुई है। सो सिचुएटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। आगे लिखिए वन ऑफ द साउथ इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड। वन ऑफ
साउथ इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड। तो ये साउथ इंडिया के लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड में से एक है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ब्रैकिश वाटर वेटलैंड देखने को मिलेंगे, बट उसमें से सबसे बड़ा में से ये भी एक ऐसा सेंचुरी है। सो ये बहुत सारी चीजों से बना, मार्शिस से बना है, मड फ्लैट से बना है, शैलो वाटर से बना है ना। इसमें लिखिए इट स्पोर्ट्स स्पीसीज लाइक ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये भी बर्ड की स्पीसीज है एक। क्लास 12th में आपने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था फ्लेमिंगोस, पढ़ी है? इंग्लिश की किताब होती थी, 12th में पढ़ी है आपने, फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगोस। और क्या है यहाँ पे, फ्लड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं इसको, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए यूज करते हैं। वो आपको पता है वेटलैंड का क्या काम होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड जो रिसेंटली ऐड किया गया है, थर्ड इज नंजारायन बर्ड सेंचुरी। ये भी तमिलनाडु का है, नंजारायन बर्ड सेंचुरी। तो ये पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पे ज्यादातर पक्षियों को ही रखा जाता है। सो ये बर्ड सेंचुरी है डेडिकेटेड ओनली फॉर द बर्ड स्पीसीज। दिस इज तमिलनाडु, नंजारायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। ये भी रिसेंटली ऐड किया गया है इसको। तो ये 3 रिसेंटली दिसंबर में ही ऐड हुई है। सो इसलिए आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपके एग्जाम से बहुत नजदीक इनको ऐड किया गया है। अगस्त में 5 ऐड, अगस्त से लेके अभी तक 5 ऐड की गई है। तो अगस्त वाली है, जब आप इसके करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें देख लेना। बट रिसेंटली जो ऐड की गई होती है, फॉर एग्जांपल दिसंबर, मैंने आपको बताया अक्टूबर से लेके मार्च तक का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तो आपको लाइन टू लाइन एवरी वीक का याद होना चाहिए। तो उसमें से ये आपका पॉइंट बनता है। पूछ सकते हैं कितनी वेटलैंड, कितनी रामसर साइट्स हैं। सो 85 में से 82 के बाद ये बाद में ऐड की गई है ना, 83, 84 एंड 85। नंजराजन में लिखिए आप, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नोयल। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नोयल। बैंक ऑफ रिवर नोयल। It attracts migratory birds. It attracts migratory birds. It attracts migratory birds from Central Asian flyway. Central Asian flyway. It attracts migratory birds from Central Asian flyway. सेंट्रल एशिया से जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं माइग्रेटरी, वो उन एरिया के जो पक्षी हैं यहाँ पे आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहां पे ठंड पड़ जाती है और विंटर ग्राउंड इनके लिए यही रहता है। तो बहुत सारे आपके पास ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि वेटलैंड में आते हैं। वेटलैंड में क्यों आते हैं? वेटलैंड में आपको पता है डिफरेंट टाइप की फिशेस की वैरायटी आपको देखने को मिलती है। अब वहां पे जो टेम्परेचर हार्श है वो यहाँ पे इनके लिए ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितना टेम्परेचर चाहिए, जैसे साइबेरियन क्रेन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। साइबेरियन क्रेन चाहे तो साउथ भी जा सकता है, पर साउथ का टेम्परेचर अभी के हिसाब से ज्यादा है, उनको चाहिए थोड़ा सा नॉर्मल सा टेम्परेचर। तो जहां पे इनको नॉर्मल लगता है, मतलब अपर पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सर्दी है इस टाइम, तो इस एरिया में ये रह सकते हैं। ज्यादा ग्रासलैंड में पाए जाते हैं साइबेरियन क्रेन, तो इनके लिए वो एक नेस्टिंग ग्राउंड हो जाता है, इजी हो जाता है, जहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं। बाकी आगे बहुत सारी आपकी जो है बायोडाइवर्सिटी में स्पीसीज आने वाली है, तो स्पीसीज के नाम कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो हम लेटर ऑन देख लेंगे। आप एक डिफरेंस लिखिए, डिफरेंस बिटवीन लेक एंड पीटलैंड। ये क्वेश्चन पूछा है एक बार, डिफरेंस बिटवीन लेक एंड पीटलैंड। डिफरेंस बिटवीन लेक एंड पीटलैंड।
सर फिर तो तमिलनाडु का ट्रिप करना चाहिए। एनी डाइवर्सिटी है पीडीएफ कौन से ग्रुप में? पीडीएफ ग्रुप में नहीं मिलेगी, पीडीएफ आपके नोट्स में मिलेगी, जो आपकी ऐप है उसके नोट्स में मिलेगी। तमिलनाडु का ट्रिप करिए, पहले एग्जाम क्लियर करिए, है ना, फिर मजा आएगा। ऐसे कैसे जाओगे? लेक एंड पीटलैंड, लेक में और पीटलैंड में आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होना चाहिए? क्या होती है एक लेक आपके अकॉर्डिंग? क्या माइंडसेट है आपका लेक सुन के? झील देखी आपने? वाटर बॉडी। वाटर बॉडी तो है ही है, दोनों ही वाटर बॉडी है। अब इसमें से बताइए कि लेक में क्या फर्क है? लेक स्टैग्नेंट वाटर लार्ज, वो भी चलो छोड़ो, लेक स्टैग्नेंट हो सकती है, मूविंग भी हो सकती है। सबसे मेन क्या है? दैट इज एक में फ्रेश वाटर, एक में ब्रैकिश भी हो सकता है ना। दोनों में फ्रेश भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपके पास जो लेक का पानी है वो पीने लायक है। पीटलैंड का जो है वो मार्शी है ना, वो ब्रैकिश हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस में आपको ब्रैकिश मिलेगा। दूसरा दलदली वाटर है ये, है ना, थोड़ा सा इसमें आपको कंटेंट ज्यादा देखने को मिलेगी, एल्गी ज्यादा। स्लाइन वाटर भी मिलता है, स्लाइन वाटर सलाइन है, वो ब्रैकिश में आता है, टोटल सलाइन नहीं है। अब ब्रैकिश की भी अलग अलग कैटेगरी है ना। फॉर एग्जांपल सैलिनिटी के हिसाब से अगर देखें तो ब्रैकिश है। कुछ एक ब्राइन लेक्स हैं, ब्राइन का पानी तो पी नहीं सकते, जिसमें आपको 50% से ज्यादा सॉल्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि डेड सी। सलाइन नहीं है, सलाइन है, उसका हम देखेंगे लेट्रोलोटिक एंड लेंटिक ना, उसमें आएगा परसेंटेज के हिसाब से कि सॉल्ट कितना ज्यादा है। सो पहले हम ये देखते हैं लेक एंड पीटलैंड। इसमें ना आपको कुछ एक साइड पे लिखिए पैरामीटर्स, ऐसे डालिए आप, यहाँ पे लिखिए पैरामीटर्स कि किन किन पैरामीटर के हिसाब से हम लेक और पीटलैंड को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर लेक लिखिए, कुछ एक लेक के पैरामीटर्स हैं, कुछ एक पीटलैंड। ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है आपको? लेक स्टैंडिंग वाटर, अच्छा गुड। वर्किंग ऑफ, अब लिखिए ओरिजिन। सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज ओरिजिन, कि लेक की या पीटलैंड की शुरुआत कहां से होती है, ओरिजिनेट कहां से होते हैं, या फिर इसका उद्गम कहां से होता है। आप लिखिए लेक में लार्जली ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, लार्जली ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ज्यादातर टेक्टोनिक एक्टिविटी है ना, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की अकॉर्डिंग। अब लेक कई प्रकार की हो सकती है, फ्लूवियल मतलब फ्लोइंग भी हो सकती है, जियोमॉर्फिक भी हो सकती है, तो वो हमने लिखेंगे। सिंपल आपने लिखा आप इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी। दूसरे में लिखिए फ्लूवियल, उसमें लिखिए फ्लूवियल। फ्लूवियल मतलब जो फ्लो करता है, याद रखना है, यहां भी लिखी लो यार, प्रॉब्लम आएगी बाद में। फ्लूवियल और स्टैग्नेंट भी हो सकती है। लेक का पानी रुका हुआ भी हो सकता है या फिर फ्लूवियल भी हो सकता है, मतलब फ्लो भी कर सकता है। यहां पे फ्लूवियल होगा पीटलैंड, सासम लिखिए रेजिडुअल लेक, मतलब ये भी रुका हुआ भी हो सकता है, एक जगह पे रेजिडेंट। यहाँ पे बहुत सारे रेजिड्यू भी देखने को मिलेंगे आपको, रेजिडुअल लेक्स। रेजिड्यू मतलब इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड लिखिए वाटर टर्नओवर, सेकंड है आपका पैरामीटर दैट इज वाटर टर्नओवर, कि यहां पे आपको पानी की मात्रा कितनी देखने को मिलेगी। वाटर का टर्नओवर यहां पे लेक में लिखिए परमानेंट, परमानेंट, और पीटलैंड में लिखिए परमानेंट और टेम्परेरी। सो यहां पे जो वाटर का आपको कंटेंट देखने को मिलेगा दैट इज परमानेंट, ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी। एक टाइप से पीटलैंड जो एक पॉन्ड हो गया, पॉन्ड तालाब। थर्ड जो पैरामीटर है दैट इज फूड चेन। फूड चेन में लिखिए, इसमें लिखिए आप डोमिनेंट प्रोड्यूसर, मेन पॉइंट इसी के लिए कर रहे हैं हम, डोमिनेंट प्रोड्यूसर। ज्यादातर यहां पे प्रोडक्शन किस चीज की होगी, डोमिनेंट प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर कौन सा है इसमें लेक में? फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब पानी के नीचे पाए जाने वाले छोटे सूक्ष्म प्रकार के पौधे। सो फाइटोप्लैंक्टन्स। दूसरी जगह पे है मैक्रोफाइट्स, यहां पे आपको पीडलैंड में देखने को मिलेगा मैक्रोफाइट्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, फाइट्स मीन पौधे। सो बहुत बड़ी बड़ी ग्रासेस, बुशेस यहां पे देखने को मिलेगी। सो ये तीन मेन आपके डिफरेंसेस हैं, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आपसे पूछेगा ज्यादातर कि लेक और पीडलैंड में पानी का ओरिजिन कैसे है, वाटर कितना रहता है परमानेंट या टेम्परेरी, एंड नेक्स्ट प्लांट्स कैसे हैं। So, जहां पे भी आए वहां पे ध्यान रखिए, है ना। अब ऐसे ही चलो रैंडम पूछ लेते हैं, पीडलैंड या लेक, इन दोनों में से ज्यादा राइपेरियन बफर का काम कौन सा करेगा? मतलब अगर कभी फ्लड आता है तो रोकेगा कौन? लेक। लेक का साइज बड़ा है, ये तालाब है छोटा सा, ये तो साथ के साथ भर जाएगा, ये क्या उसको रोक सकता है? इसमें बायोडाइवर्सिटी हाई है, उसमें बायोडाइवर्सिटी कम है, बस इतना सा आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के हिसाब से अब वो सारे नाम तो लिखने 85 लंबा हो जाएगा बहुत, लिखने नहीं सर, लिख ले सकते। 85 लिख लिया आपने? घर जाके लिखे थे, घर जाके। अब मुझे इसमें देखने दो, पहले हमें करना था वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड के टाइप कितने होते हैं, वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, वेटलैंड है कितने, वेटलैंड वर्ल्ड में और इंडिया में। फिर वेटलैंड के बाद और क्या लिखा आपने, इंपॉर्टेंस भी हो ही गया था। अब आप लिखिए, और रिसेंट भी लिख लिए जो ऐड हुए हैं। तो वेटलैंड में आपका रहता है अब, सर एक हाँ जी हाँ जी, माउंट ट्रैक्स रिकॉर्ड, ये आएगा अभी, इसके बाद आएगा जब हम प्रोटेक्शन करेंगे तब आएगा। क्राइटेरिया इंपॉर्टेंस रामसर साइट्स इन इंडिया, स्टेट वाइज कंपाइलेशन जो है ना, कि हर स्टेट में कितने हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह पे स्टेट लिखा होगा, स्टेट के अंदर कितने पाए जाते हैं, उनके नंबर, वो मैं टेबल आपको उसमें पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। रिसेंटली एडेड भी हो गया ना। अब लिखिए रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। अब प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर नेम ऑफ सिटी इन ईरान। एक बेसल कन्वेंशन है, वो भी बेसल एक सिटी है, दैट इज इन दी जर्मनी, है ना, जहां पे होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहां पे? जापान में, वहां पे हुआ ये प्रोटोकॉल, वहां पे उन्होंने मीटिंग की, तो नाम रख देते हैं। जैसे कि कई जगह लिखा होता है दिल्ली डेक्लेरेशन, है ना, दिल्ली में कोई मीटिंग हुई जिसके वहां पे उन्होंने डेक्लेरेशन किया। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली डायलॉग, जिसको आप कहते थे कि दिल्ली में कोई डायलॉग रखा गया, दो कंट्रीज के बीच में वार्तालाप हुआ, है ना। फिर शिमला एग्रीमेंट, है ना, शिमला समझौता जिसे कहते हैं, तो शिमला के साथ समझौता नहीं हुआ, दो कंट्रीज के बीच में समझौता हुआ, बट हुआ शिमला में, है ना। तो ऐसे करके नाम रख रखे हैं। तो ये कंट्री है ईरान में। कन्वेंशन मतलब एक टाइप से मीटिंग। और वेटलैंड आपको पता ही है किस लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए। कॉजेज क्या है वो भी लिखेंगे, कैसे खराब हो रहे हैं वेटलैंड। सो वेटलैंड के बारे में लिखिए आप, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। इसमें लिखिए इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ, ऐसे में लिखिए, फॉर द प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन and responsible use of preservation, protection and responsible use of wetlands known as Ramsar Convention, known as Ramsar
कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। आगे लिखिए, दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन, दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 2 February 1971, 2 February 1971 in the Iranian city of Ramsar. This agreement was signed on 2 February 1971 on the, या फिर at the, not on the but at the Iranian city city Ramsar, Iranian city of Ramsar, and the same date, that is 2 February, and the same date annually celebrated as, and the same date annually celebrated as World Wetlands Day, and the same date annually celebrated as World Wetlands Day। तो हर साल ये जो सेम डेट है, सेम तिथि है, दिनांक है, इस दिन विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। हर साल ये वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत रिसेंट अभी आने वाला है ये, है ना। लास्ट ईयर का मैं आपको लिखवा दूंगा, थीम क्या थी, कहाँ पे हुआ, किसने होस्ट किया। इस साल का जो आपका होगा, आपको 2 तारीख को करंट अफेयर चेक करना, उसमें देखना है कि इस बार किस कंट्री ने, हाँ जी समझा नहीं मैं, इस साल का करंट अफेयर बन जाएगा। पिछले साल का जो था 2 फरवरी 2024 को जो वेटलैंड डे बनाया गया, उसकी थीम कहां पे बनाया गया, किसने होस्ट किया, वो मैं लिखा दूंगा। 2 फरवरी 2025 अभी आने वाला, उसको आपने नोट करना है। आपने चाहे सर्च करना है गूगल पे, या फिर आपने डिफरेंट टाइप के जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे की ऑर्गेनाइजेशन का एक वेबसाइट है, उस पर भी पूरा का पूरा डाटा दिया होता है। बाकी राम से ये लिखाने की जरूरत नहीं है कि वेटलैंड होता क्या है ना। अब लास्ट ईयर का देखते हैं कि, अब लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सिंपल ऐसे लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, in collaboration with Madhya Pradesh government, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in collaboration with MP government, Madhya Pradesh government organized a national event at Sirpur Lake, organize a national event at Sirpur, SIRPUR, Sirpur Lake, Indore। तो भारत सरकार की जो एक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की जो मंत्रालय है, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार के साथ एक कोलैबोरेशन किया, मतलब उनके साथ में मिलकर उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर इवेंट को यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सिरपुर लेक, इंदौर में। अब इसमें इन्होंने क्या किया, टू सेलिब्रेट वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024, WWD 2024, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 को यहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेट किया। अभी आपका मिनिस्टर चेंज हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का। याद रखना चाहे तो याद कर सकते हैं, कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर याद होना चाहिए, है ना, और कौन सा याद होना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर याद होना चाहिए, होम मिनिस्टर याद होना चाहिए, फाइनेंस के साथ साथ में फिर आपका नेशनल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये याद होना चाहिए आपको। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट है ना। फिर और कौन है,
कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग इतना जरूरी नहीं है, यूथ का भी इतना, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन आपको याद रहना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम याद रहना चाहिए। सो ये कुछ एक जो इंपॉर्टेंट उनके नाम याद रखिएगा। थीम क्या थी लिखिए, थीम वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। हर साल थीम चेंज होता है, सो याद रखेंगे थीम इस साल का। तो कई बार खेल जाते हैं, आपने 2025 का याद किया, 24 का पूछ लेते हैं, तो दोनों याद रखना, 24 और 25। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे एपिस्ट्रोफी स्टार्ट करेंगे, सॉरी इसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफी नहीं बोलते, इन्वर्टेड कॉमर्स। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग, वेटलैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस वेलबींग, सॉरी ह्यूमंस वेलबींग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमंस वेलबींग, बस इतना सही। कई बार बहुत बड़ा होता है, केवल एक होता है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, फिर उसके बाद ऐसे कोमा लगा देंगे, फिर आगे लंबी लाइन लिखी होती है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अच्छा है, इजी रहेगा आपको। अब आप लिखिए अमृत धरोहर इनिशिएटिव, इन्होंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अमृत धरोहर इनिशिएटिव। तो कभी भी एग्जाम में आए, अमृत धरोहर इनिशिएटिव किसके लिए चलाई गई है पहल? वेटलैंड के लिए। तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। इट इज अ पार्ट ऑफ 2023-24 बजट अनाउंसमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ 2023-24 बजट अनाउंसमेंट। तो ये 2023-24 का जो बजट था उसमें इसको अनाउंस किया गया था। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, climate change during June 2023, during June 2023, ज्यादा पुराना नहीं है, 2023 रिसेंटली है ना। तो रिसेंटली का मतलब होता है 2023, रिसेंटली का मतलब 2021 या 22, 5 साल तक कुछ भी है इनके लिए रिसेंटली है। जून 2023 टू प्रमोट unique conservation values, to promote unique conservation values, unique conservation values of the Ramsar sites in the country, unique conservation values of the Ramsar sites in the country, while generating employment opportunities, and supporting local livelihood livelihoods, full stop. This initiative is to be implemented over 3 years. This initiative is to be implemented over 3 years in convergence with central government ministries, and other government organizations
and other government organization related to the protection of wetlands. सो अमृत धरोहर इन्होंने 2023-24 में कहा था, एक इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम ये लॉन्च करेंगे, फिर 2023 में इनको लॉन्च करना पड़ा। लॉन्च करने के बाद उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं या डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारी की सारी अथॉरिटी जो है इसके साथ काम करेंगी। इसमें आपने लाइन लिखी, आप चाहते हैं कि इसमें जो यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज हैं रामसर साइट की, जो कि पूरे कंट्री में पाई जाती है, मतलब सबसे अलग प्रकार के जो कंजर्वेशन के रूल्स हैं जो कि रामसर साइट के ऊपर अप्लाई होते हैं, उनको हमने अप्लाई करना है। साथ साथ में जितने भी आपकी लोकल पॉपुलेशन है उसको आजीविका के साधन देने हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी है। सो आने वाले 3 सालों में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। अब आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो अब आप लिखिए क्या हो सकते हैं मुख्य कारण जिसके कारण आपका जो रामसर साइट है उसके ऊपर दबाव बन रहा है, थ्रेट्स बन रहे हैं, उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। गवर्नमेंट, ह्यूमन तो बहुत ज्यादा है इसमें, आपका क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंपॉर्टेंस लिख लिया, रीजन हो गया। अब लिखिए रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ रामसर साइट्स या ब्रैकेट में वेटलैंड्स। रीजन फॉर डिप्लेशन, रीजंस फॉर डिप्लेशन, रीजंस फॉर डिप्लेशन। इसके डिप्लीट होने के क्या कारण हैं, प्रदूषित होने के क्या कारण हैं, खराब होने के क्या कारण हैं। रीजंस फॉर डिप्लीशन, सबसे पहला वही नाइट्रोजन साइकिलिंग में आपने पढ़ा था, जरूरत से ज्यादा डंपिंग की जा रही है न्यूट्रिएंट्स की, है ना, जितने पोषक तत्व होने चाहिए पानी में उससे ज्यादा डाल दिए जा रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली एल्गल ब्लूम या फिर यूट्रोफिकेशन हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप इसमें, नंबर 1 पॉइंट, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग किस ईयर का थीम था? 2024 का, रोशनदीप 2024 का ये थीम था। एक्सेसिव पॉल्यूटेंट्स डंप्ड इनटू वेटलैंड्स। पहला है एक्सेसिव पॉल्यूटेंट्स डंप्ड इनटू wetlands beyond the recycling capacity. Excessive pollutants dumped into the wetlands beyond the recycling capacity. तो हर एक नेचुरल जितना भी आपके पास फिनोमिनास हैं, है ना, फॉर एग्जांपल ट्रीज हैं, ट्रीज के पास भी एक लिमिट है कि जितना ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ट्रीज के पास भी एक लिमिट है कि कितना ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपके एटमॉस्फेयर से रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आप उसकी मात्रा ही बढ़ा देंगे तो ट्रीज भी क्या कर सकते हैं, है ना। उसी तरह पानी के पास भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने की एक हेल्प, फॉर एग्जांपल जो आपकी वाटर बॉडीज है उनकी भी एक कैपेसिटी है कि जितने भी आपके ये पॉल्यूटेंट्स हैं उनको ये रिसाइकल कर पाए। बट अगर आप किसी एक्सेसिव अमाउंट में डाल देंगे तो ये इसको रिसाइकलिंग नहीं कर पाएगा। तो वही आपने लिखा कि जितना भी एक्सेसिव आप पॉल्यूटेंट पानी के बीच में डंप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वेटलैंड उनको कुछ एक लिमिट तक ही, कुछ एक सीमित मात्रा तक ही उसको रिसाइकल करने की क्षमता रखता है। उसके बाद उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, रिसाइकलिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। सेकेंड लिखिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन। हैबिटेट destruction and deforestation. So आवास स्थानों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जो इनके नेचुरल आवास स्थान है, मतलब जो इनका हैबिटेट है, इकोलॉजिकल हैबिटेट जो है आपके पक्षियों का, स्पीसीज का। फॉर एग्जांपल बहुत सारी नील गायें हैं, है ना, नील गायें जो है उनको क्या चाहिए, बुशेस चाहिए, झाड़ियां चाहिए जहां पे वो छिपके रहें। फॉर एग्जांपल उनको आइसोलेट रहना होता है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से। ह्यूमन जो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उससे दूर रहना चाहते हैं। ये फूड चेन में इनकी आदत है कि ये छुपके ही रहते हैं। आपको दिन के समय कभी खरगोश नहीं दिखेगा, राइट।
आपके जो मोर वगैरह हैं, जितने पीकॉक हैं, ये भी सारे के सारे छुप के रहना चाहते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या करा है कि हम इनके जंगलों में घुस गए, अब ये आपके छत के ऊपर आ जाते हैं, राइट। ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन इतनी ज्यादा है, आप पेड़ों की इतना ज्यादा कटाव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे भी अच्छी जगह दिखती है, लोग सोचते हैं कि सामने लेक है, क्यों ना यहाँ पे लेक फेसिंग घर हो जाए, है ना। सो वो चीजें चल रही हैं, तो इसीलिए इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, साथ साथ में डिफॉरेस्टेशन जो है ये भी वेटलैंड्स को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, कन्वर्जन ऑफ वेटलैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल, conversion of wetlands for agriculture, conversion of wetland for agriculture and encroachment। एक मिनट, encroachment। तो वेटलैंड जो है उनको कृषि क्षेत्रों में बदला जा रहा है। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं, वनों का कटाव करते जाते हैं, है ना। अपनी फॉर एग्जांपल जो क्या कहते हैं, जंगलात महकमा की जितनी भी आपकी जमीन है उसको आप एनक्रोच करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे उधर क्या होता है हिमाचल में, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे आपके पास ऐसे किसान हैं जिनके खेतों के साथ में, खेत मतलब पहाड़ों में ही खेत हैं, तो पहाड़ों के साथ में जंगल स्टार्ट है, तो वो जंगलों को काट देते हैं। जंगल काट काट के इतनी ज्यादा एनक्रोचमेंट कर देते हैं क्योंकि उनको क्या लगाना है, एप्पल, है ना। एप्पल एक ऐसे कमर्शियल क्रॉप भी है, सो फ्रूट क्रॉप है। अब ये एनक्रोचमेंट करते जाते हैं, अब इतनी ज्यादा एनक्रोचमेंट कर लेंगे कि इनका अगर थोड़ा सा पहाड़ था तो पूरा पहाड़ ही काट देंगे, वहां पे पेड़ लगाते जाएंगे। वैसे ही बहुत सारी जगहों पे ऐसा किया जाता है कि उस एरिया को, वेटलैंड को जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एकड़ जमीन थी, उसको 4 एकड़ करना है, कैसे करेंगे, रातों रात जंगल साफ कर दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी, उसके बाद फिर मशीनरी से पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, फिर बाउंड्री बढ़ा ली जाएगी। पता है किसको है, पटवारी को, है ना, कानूनों को पता है, तहसीलदार को पता है, बट उनको भी कहीं ना कहीं चुप करा दिया जाता है ना। आगे एनक्रोचमेंट पर कई बार वहां पे अगर आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाए, डीएफओ साहब, तो डीएफओ क्या करेगा, वो दौरा से सारा का सारा डीलिमिटेशन को देखेगा कि कितना एनक्रोच्ड एरिया है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस एरिया में जितनी भी आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रखी है, वो चाहे आपने गेहूं, मक्का, गन्ना कुछ भी बीज रखा है, वहां पे मशीनरी चलती है गवर्नमेंट की सारी क्रॉप्स को पहले वो डिस्ट्रॉय करेंगे। उसके बाद भारी जुर्माना लगाया जाएगा। फिर वहां पे जंगलात की जो कंटीली तार होती है चारों तरफ लगा दी जाती है, जिसे बाब्ड तार कहते हैं आप, है ना, वो तार लगा दी जाती है। यहाँ पे भी ऐसा होता है, पेड़ को काटते नहीं है, पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाता है ना। और उखाड़ के उसके बाद फिर जितने आपने पेड़ लगा रखे हैं, और मान लो उसमें आपने 6 सीजन तक आपने जो है क्रॉप उगाई है, तो 6 सीजन के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट बनता है उसी के हिसाब से आपको फाइन डाला जाएगा। डबल भी होता है कई बार। सो एनक्रोचमेंट के लिए काफी भारी जुर्माने हैं, बट इतना ध्यान नहीं दिया जाता है ना। एनजीटी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का लगभग 50% जो फॉरेस्ट एरिया वो इन एक्टिविटीज में किए जा रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर दी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ा दी, वहां पे एनक्रोचमेंट कर दी, तो बहुत ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसे कहते हैं भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या है कि जो आपकी नहीं है उसको भी आप कह रहे हैं कि दिस इज माई लैंड, है ना, आप उसको अख्तियार रहे हैं। सो एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा की जाती है फॉरेस्ट एरिया के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल लीजिए अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, है ना, गुड़गांव से स्टार्ट होता है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क ये जाता है अरावली तक, है ना। वहां पे क्या है, वहां पे आपकी लाइमस्टोन बहुत ज्यादा है, वहां पे चूना पत्थर बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, सीमेंट के लिए चूना पत्थर निकालते हैं। अब चूना पत्थर इतना निकाल दिया कि पूरा का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है वहां पे खड्डे कर दिए उन्होंने। बारिश हुई, सारा का सारा पानी जो था, राजस्थान में पहली बार बाढ़ आई क्योंकि दिल्ली का जो पानी था वो सारा का सारा खड्डों के थ्रू राजस्थान पहुंच गया, जहां कभी बाढ़ नहीं आती। तो बाद में सरकार के ध्यान में आया कि जंगल के बीच में लोग जो है माइनिंग कर रहे हैं, है ना। कई जगह पे जहाँ पे छोटी छोटी रिवर चैनल्स थी, जैसे खड्ड जिसे कहते हैं, तो वहां से पत्थर निकाल लिया गया। क्यों? क्योंकि आपको क्रशर चाहिए। सो ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं। तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क भी इसका एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर फिशिंग और फिश फार्मिंग। ओवर फिशिंग और फिश फार्मिंग। अब एक लिमिट है कि आपको फिशेस कितने ज्यादा यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन करनी है, कितने ज्यादा फिशेस का आप फार्म लगा सकते हैं, तो लोग इसको ओवर फिशिंग में ले जाते हैं। मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन।
है ना। ऑक्सीटोसिन जो है ये ज्यादातर कैटल में डाला जाता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ऑक्सीटोसिन को पानी में भी मिला दिया जाता है और फिशेस की पॉपुलेशन बढ़ाई जाती है। अब उस पानी को अगर इंसान पिएगा तो उसकी हार्मोनल चेंजेस कितने ज्यादा हो जाएंगे। सो ये खतरनाक चीज है। सो फिशिंग के लिए भी ऐसे से टॉक्सिन्स को यूज किया जा रहा है, ऐसे से केमिकल्स को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखिए ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको बताया था ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है। केस स्टडी में ही क्या होता है, आपकी मिट्टी जो है वो अपर्दन करना शुरू कर देती है। मिट्टी अपर्दन करना शुरू करती है तो मिट्टी जो इंपॉर्टेंट मिट्टी आपके पास है, सॉइल जो कि एल्यूवियल है, वो बह जाती है। वहां पे धीरे धीरे वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ता जाता है, तो इससे मरुस्थलीकरण शुरू हो जाता है। सिंपल डेजर्टिफिकेशन की तरफ जाएगा। ओवर ग्रेजिंग अच्छा नहीं है। मतलब आप जो है चरागाह तो उसको बना रहे हैं, यहाँ पे आप अपने भेड़ बकरी जितने भी आपके कैटल्स हैं उनको चरा रहे हैं, बट ओवर ग्रेजिंग ठीक नहीं है लॉन्ग पीरियड के लिए। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड्स, रिवर बेड्स। रिमूवल ऑफ सैंड कोमा पेबल्स, एक और बोलते हैं शब्द बाउल्डर्स। बाउल्डर्स मतलब थोड़े से पत्थर, बड़े बड़े आकार के, चट्टान नहीं कह सकते बट बड़े पत्थर। सो पेबल्स, बजरी जिसे कहते हैं एक टाइप से। सो सैंड, पेबल्स, बाउल्डर्स फ्रॉम द रिवर बेड, फ्रॉम द रिवर बेड। रिवर बेड मीन्स नदी का बिल्कुल नीचे का तला, जिसे आप सतह कहते हैं। रिवर बेड कॉमा सी बेड, कॉमा सी बेड, seabed that makes the wetlands vulnerable to, that makes the wetlands vulnerable to erosion, अपर्दन, erosion and tidal bore, जब भी टाइड आएगा तो उससे ये खड्डा बना देगा समुद्र के नीचे, या फिर इरोजन करेगा। एक और लिख सकते हैं वेव एक्शन। तो यहाँ पे तरंगे जो हैं उसकी ज्यादातर, या सिंपल कह सकते हैं समुद्र की लहरें जो हैं, ये पूरे के पूरे नीचे की जो आपकी मिट्टी है उसको एक टाइप से बहा कर ले जाएगा, जिससे और ज्यादा फ्लडिंग होना शुरू हो जाएगी। राइट। अब लिखिए मेजर्स टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, मेजर्स टू प्रोटेक्ट वेटलैंड, मेजर्स टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिससे वेटलैंड को बचाया जा सकता है। पहला तो रामसर कन्वेंशन, डैश लगा के लिखिए वाइज यूज। रामसर कन्वेंशन में लिखा है रिस्पॉन्सिबल यूज या फिर वाइज यूज। अब वाइज यूज क्या है वो लिखना पड़ेगा आपको। रामसर कन्वेंशन वाइज यूज साइन हुआ ये 1971 में। ये भी लिख लो यार, प्रॉब्लम आएगी आपको। अब लिखिए साइंड इन 1971, केम इनटू बीइंग या फिर केम इनटू फोर्स, केम इनटू बीइंग या फिर केम इनटू फोर्स 1975। तो जब इसको साइन किया गया तब ये 1971 था, जब इसने काम करना शुरू किया दैट वाज 1975।
बहुत सारे आपके ऐसे, मैंने आपको पहले भी कन्वेंशन लिखवाए हैं, है ना, बामाको था, स्टॉकहोम था। तो साइनिंग डेट अलग होती है, इम्प्लीमेंटिंग डेट जिस दिन से काम करना शुरू करता है वो अलग डेट होती है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो 75 एंड 71 ये याद रखिए। तो वाइज यूज में लिखिए आप, द फिलॉसफी ऑफ वाइज यूज, द फिलॉसफी ऑफ वाइज यूज मीन्स, फिलॉसफी, philosophy of wise use means the maintenance of ecological character, the maintenance of ecological character। तो वाइज यूज का मतलब क्या है कि बुद्धिमत्ता से कैसे यूज करना है इसको आपने, वाइज यूज का मतलब तो दिमाग से यूज करिए, है ना, दिमाग से यूज मतलब बुद्धिमत्ता से, अपने इंटेलिजेंस से यूज करना है, इसको मेंटेन करना, जो इसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने इकोलॉजिकल सेक्रेशन वगैरह बढ़ाए थे ऐसे पिरामिड्स बना के, तो ये जो पिरामिड में जितनी भी आपकी स्पीसीज आ रही हैं ये इकोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर वो बिगड़ना नहीं चाहिए। पता लगा बीच में से आपने वुल्फ को गायब कर दिया आपने, या फिर यहाँ से जो आपकी प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनको रिमूव कर दिया, तो ये आपका मेंटेनेंस नहीं हुआ इकोलॉजिकल कैरेक्टर का। मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर कॉमा, it can be achieved through implementation of ecosystem approach, it can be achieved through implementation of ecological approach। तो अब ये हम जो कह रहे हैं कि आपके इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है इसको मेंटेन करके रखना है, इसको संभाल के रखना है, इसको एक बराबर करके रखना है, कभी भी ये खराब नहीं होना चाहिए इकोलॉजिकल कैरेक्टर। दूसरा, ये कैसे अचीव किया जा सकता है, जब आप इसमें इकोलॉजिकल अप्रोच को रखेंगे कि आप इकोलॉजी के हिसाब से जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें डिफरेंट टाइप की आपकी स्पीसीज पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके साथ कोई भी टाइप का एक्सप्लोटेशन ना हो, उसके साथ कोई दोहन ना हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तभी ये आप इसे अचीव कर सकते हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आगे लिखिए, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।